प्रिय छात्रों, आज का हम लोगों का टॉपिक है कि दिल्ली सल्तनत में कृषक और कारीगरों की स्थिति के बारे में जानना। ये बहुत विडंबनापूर्ण बात है कि दिल्ली सल्तनत की जानकारी में स्रोत सामग्रियों की कमी नहीं है। बहुत सारे स्रोत सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध है, लेकिन किसानों और कारीगरों के बारे में जब हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो इसमें हम लोगों को स्रोत सामग्रियों का अभाव दिखाई देता है। उतने विपुल स्रोत सामग्री नहीं मिलते हैं जितने राजनीतिक इतिहास या सांस्कृतिक इतिहास के अन्य क्षेत्रों में मिलता है। लेकिन इस कमी के बावजूद भी इतिहासकारों ने अनुसंधान के माध्यम से दिल्ली सल्तनत में के कृषकों और कारीगरों के परिस्थितियों को जानने की कोशिश की है। तो ऐसे परिस्थिति में हम दोनों का अलग अलग विवरण देने जा रहे हैं। जहां तक कृषकों की बात है, तो इसमें कृषकों के 3 रूप हम लोग को देखने को मिलते हैं। कृषक के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं हम लोग को। उसमें पहला जो प्रकार है कि भूमि के जो मालिक होते हैं, ये भी कृषि से जुड़े हुए थे। और दूसरा जो था वो दूसरे के भूमि में खेती करते थे। और तीसरा जो था वो मजदूरी करते थे, यानी खेती नहीं करते थे। तो कृषक के रूप में ये 3 वर्गों की पहचान की गई। तो जहां तक भूमि के मालिक का प्रश्न है, तो इसका नामकरण जो होगा वो हम लोग को दिखाई पड़ता है वो खुद कास्ट के रूप में। यानी ऐसे कृषक जो भूमि के मालिक थे वो खुद कास्ट के नाम से जाने जाते थे। अब जो दूसरे की भूमि पर खेती करते थे वो पाही कास्ट के नाम से जाने जाते थे। और जो खेती नहीं करते थे बल्कि मजदूरी करते थे, उनको मुजारियान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो आपको 3 टर्मिनोलॉजी याद रखना है: खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारी। खुद कास्ट कौन थे? तो जो भूमि के मालिक। पाही कास्ट कौन थे? कि जो दूसरा के भूमि पर खेती करते थे। और मुजारियान कौन थे? कि जो खेती नहीं करते थे बल्कि जहां पर खेती होती थी वहां पर अपने श्रम को बेचते थे, मजदूरी करते थे। अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैसा कि पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि दिल्ली सल्तनत में भूमि की मिल्कियत के बारे में, यानी भूमि थी किसकी। तो भूमि सैद्धांतिक रूप से राज की मानी जाती है। जो राजा होता था भूमि उसी की होती। लेकिन व्यवहारिक पक्ष ये था कि जो भूमि पर खेती करता था भूमि उसी की होती, और राजा उसको उस भूमि से बेदखल करने का अधिकारी तब होता था जब वो उस भूमि का कर अदा नहीं करता। ये भूमि के मिल्कियत से संबंधित बातें पूर्व के क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया था। यहाँ पर चूंकि कृषकों के 3 वर्गों में बांटा है हमने, तो यहाँ पर एक अलग बात जोड़नी होगी कि कुछ वर्ग भारत में ऐसा था जो पुश्तैनी जमीन का मालिक था। पुश्तैनी जमीन का मतलब यह हुआ कि खानदान दर खानदान उसके पास वो भूमि चली आ रही है और वो उस क्षेत्र का एक प्रकार से बहुत प्रभावशाली व्यक्ति। शासक कोई भी परिवर्तित करे
उस क्षेत्र पर बिना उसकी सहमति के या बिना उसके सहयोग के आधिपत्य या अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे क्षेत्रों की जो भूमियां थी वो पूरी तरीके से पुश्तैनी होती थी और उसी के लिए खुद कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता। तो ये भी कृषक थे। पाही कास्ट यानी जो दूसरे के भूमि पर खेती कर रहा है, तो ये पाही कास्ट खुद कास्ट के यहाँ भी खेती करता था, जो इक्ता की भूमि होती थी वहां भी खेती करता था, और जो खालसा की भूमि होती थी वहां भी खेती करता था। बात समझ में आ रही है? यानी भूमि का स्वरूप चाहे जो भी हो, खेती करने वाला वर्ग पाही कास्ट थी। अब मुजारियान क्या, तो खेती में जो कर रहा है तो उसको अपने सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है, जो बोझा ढोने में या अनाज निकालने में या ओसने में या अन्य कामों में उसका सहयोग करता है। और ये जो मुजारियान था इसको मजदूरी मिलती थी अनाज के रूप में, जिसके वजह से जो है वो इसका भरण पोषण। तो ये तीनों व्याख्या के बाद खुद कास्ट, पाही कास्ट और मुजारिया, तो वास्तव में जो था कि जो हम कृषक बोलते हैं तो वास्तविक कृषक यही था। कौन? पाही कास्ट। पाही कास्ट। क्यों हम इसको वास्तविक कृषक बोल रहे हैं? कि जहां तक खुद कास्ट की बात है तो भूमि इसके पास थी लेकिन खेती तो करता नहीं था, करवाता था। और कृषक उसको बोलते हैं जो खेती स्वयं करता हो। तो इस आधार पे जो खुद कास्ट था वो हमारे अध्ययन का विषय नहीं होगा, उसकी संख्या बहुत कम है। और मुजारियान भी कृषक के अंतर्गत हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके पास भूमि थी भी नहीं, आई राजस्व देने के लिए उत्तरदायी था भी। ये करता क्या था? तो सिर्फ श्रम करता था और श्रम के बदले में इसको मजदूरी मिलती। तो इसलिए मुजारियान को भी कृषक वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है, मजदूर वर्ग में शामिल। यही वर्ग आगे चल कर करके जो है खुद कास्ट जमींदार के रूप में कन्वर्ट होता है, और ये मुजारियान वर्ग जो है वो मजदूर के रूप में कन्वर्ट होता है। और कृषक जो बना रहा वो कौन बना रहा? पाही कास्ट। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत में कृषक की स्थिति की जो बात करते हैं वो वास्तव में पाही कास्ट की स्थिति की बात करते हैं, और इन्हीं की स्थिति जो है का अध्ययन जो है हम लोग करने जा रहे हैं। क्लियर? तो यही वास्तविक कृषि थे। और दिल्ली सल्तनत में कृषक के रूप में इसी का अध्ययन किया जाता है, इसी का अध्ययन किया जाता है। यानी किसको? पाही कास्ट। ठीक है। अब देखिए इसकी स्थिति की बात हो रही है कि ये जो वास्तविक कृषक था पाही कास्ट, उसकी स्थिति क्या थी? तो इसकी स्थिति जो थी वो दिल्ली सल्तनत में निम्न प्रकार की। सबसे पहली बात ये कि भूराजस्व के रूप में कुल उत्पादन का 1/3 भाग देना पड़ता था। अगर सिर्फ यही बात रहती कि भूमि के उत्पादन का 1/3 भाग ही देते
तो कोई बात नहीं। लेकिन आगे देखिए कि मध्यस्थ भूस्वामियों द्वारा इनसे अतिरिक्त कर वसूला जाता है। सौ किलो अगर पैदा किए तो 33 किलो राजस्व रूप में दे दिए। अगर इतना ही बात था तो कोई बात नहीं। लेकिन मध्यस्थ भूस्वामी, आप ये बताइए कि मध्यस्थ भूस्वामी कौन हुआ? यही खुद कास्ट हुआ। ये किस रूप में जाना जा रहा था? तो चौधरी खुद और मुकद्दम के रूप में। तो असल लिंक जो था ये पाही कास्ट का, वो इन्हीं से था। ये क्या करते थे कि राज का हिस्सा तो 1/3 भाग ले लिए, अब अतिरिक्त कर की वसूली उनसे करते थे। ये बहुत ज्यादा होता है। कहीं कहीं पर ये कुल उत्पादन का 75 और 80% पहुंच जाता है। अब यही इनका शोषण नहीं रुक गया। ऐसी स्थिति में बाढ़ एवं सूखा का भी सामना करना पड़ता है। और बाढ़ और सूखे का सामना का प्रमाण क्या है? तो हिस्टोरिकल प्रमाण हम लोग को मिलता है। कैसे? तो तुगलक के समय में, खिलजी के समय में। खिलजी के समय में क्या भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण लागू की, वो लागू किस उद्देश्य से किया? तो बाजार नियंत्रण के लागू करने का उद्देश्य था कि सैनिकों को जो हम वेतन दे रहे हैं, उस वेतन पर कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध होता रहे। अब उसके लिए इसने नियम बनाया कि जो हम टैक्स वसूल करेंगे वो नगद के रूप में नहीं करेंगे, वो अनाज के रूप में करेंगे। और उन अनाजों को गोदामों में उसने स्टॉक करवाना शुरू किया, संरक्षित, डिपॉजिट करवाया। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर किसी वर्ष सूखा या अकाल पड़ा तो फिर अनाज की अगर कमी हो जाएगी तो सैनिकों को हम कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। क्योंकि फिर क्या होगा कि विदेशों से अनाज लाया जाएगा और बेचा जाएगा। तो जब विदेशों से अनाज आएगा तो उस अनाज की कीमत जो है बढ़ी हुई होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अन्न संचय करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए, वो इस डर से बनाए कि भारत में अकाल और सूखा पड़ता था। तो उससे निपटने के लिए अन्न संग्रह के उसने उपाय किया, ताकि किसानों को सैनिकों को जो है वो कम मूल्य पर हमेशा निर्बाध रूप से अनाजों की आपूर्ति होती है। अब आ जाइए दूसरा तुगलक का काल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कि उसने भी दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की थी। 1/3 से 1/2 भाग बढ़ा दिया था, और उसकी यो योजना असफल रही। तो असफल क्यों रही थी? इसलिए रही थी क्योंकि उस साल दोआब में सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई। इसलिए कर वृद्धि की योजना उसकी फ्लॉप हो सकती। और अन्य क्षेत्रों में भी अकाल पड़ा तो उसी के द्वारा कृषकों को सोंधर ऋण दिया गया। एक कृषि ऋण दिया गया जिसको क्या बोलते हैं? सोंधर। ये हम पूर्व में बता चुके हैं आप। तो सोंधर ऋण के माध्यम से जो है वो किसानों को राहत दी। अब अजय फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? तो सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि यहाँ के किसान वर्षा पर निर्भर थे।
तो उसने क्या किया कि नहरों का जाल बिछाया। सबसे ज्यादा नहर जो बिछाए गए वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बिछाए। तो इस तरीके से शासकों, विभिन्न शासकों के दौरान के शासन काल में जो उनके द्वारा बहुत सारे कृत्य किए गए, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि भारत का किसान बाढ़ और सूखा से हमेशा परेशान रहा। तो ऐसी स्थिति में जो ये 3 पॉइंट बताया गया है, इससे ये पता चलता है कि जो भारतीय कृषक थे उनकी स्थिति कैसी थी दिल्ली सल्तनत में। तो इनकी स्थिति जीवन निर्वाह की स्थिति थी। मतलब समझे, मतलब बहुत बुरी भी नहीं थी और बहुत अच्छी भी नहीं थी। बहुत बुरी इस अर्थ में कि किसान भूखमरी के शिकार नहीं हो रहे थे, और बहुत अच्छी इस स्थिति में नहीं कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कृषि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ पाई। यानी लोग कृषि करते थे तो किस लिए करते थे? अपने जीवन को व्यतीत करने, इसलिए नहीं करते थे कि कृषि उत्पाद को बेच करके हम अधिक धन की प्राप्ति। तो दिल्ली सल्तनत में कृषकों की स्थिति के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी। आप ये बताइए कि ये पूरी चीज समझ में आई कि नहीं? इसमें 3 टर्मिनोलॉजी है। ये 3 टर्मिनोलॉजी आपको मुगलों के समय ही पढ़ना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस भी आता है, और इसकी पूरी व्याख्या फार्मर्स के रूप में जो हम लोग को करना था वो पाही कास्ट था। इतनी सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब देखिए अगला है कारीगर। तो कारीगर का जहां तक बात है, तो तुर्क लोग जो थे आगमन को प्रोफेसर हबीब ने जो है शहरी क्रांति कहा, अर्बन रेगुलेशंस कहा। अर्बन रेगुलेशंस का अर्थ क्या हुआ, यह हम पूर्व के क्लास में भी इसकी व्याख्या किया है, लेकिन ये चूंकि आज के टॉपिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रम बनाने के लिए फिर से हम ये बात बोलना चाह रहे हैं आपको कि शहरी क्रांति का अर्थ ये हुआ कि तुर्क लोग भारत में आने के बाद अपने गतिविधियों का केंद्र शहर को बनाया, यानी उनके शासन का केंद्र शहर होता था। सुल्तान तो दिल्ली में बैठा होता ही था। सुल्तान जिन इक्तादारों को इक्ता में नियुक्त करता था, तो जो उसका हेडक्वार्टर होता था, अगर पूर्व से शहर है तो उसका विकास होता था, और अगर वो पूर्व से शहर नहीं है तो फिर वो केंद्र शहर के रूप में कन्वर्ट कर जाता था, बदल जाता था। अब क्रांति क्यों कहा गया कि तुर्कों का शहरों में बसने के कारण शहरों की संख्या में वृद्धि हुई, पहली बात, और उस बढ़े हुए शहर ने यहाँ के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया कि आर्थिक क्षेत्र में तुर्कों के आगमन से पहले जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ऐसी बात नहीं कि चीजों का उत्पादन नहीं होता, वस्तुओं के उत्पादन होते थे, लेकिन वो उत्पादन बिक्री के लिए नहीं होता था, सिर्फ गांव में प्रयोग करने के लिए होता था, और इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था, धन का नहीं होता था, बल्कि जजमानी प्रथा पर गांव में आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन के कार्य किए जाते। हमारे सोनू भाई जजमानी प्रथा अच्छा से जानते हो कि कोई भी कारीगर किसी का उत्पादन किया तो पैसा नहीं लेगा, फ्री में कर देगा। बदले में उसको क्या मिलेगा कि सभी लोग किसान थे, तो जब फसल कटता था तो जैसे बढ़ई ने कुदाल बनाया तो भी पहुंच जाए, तो उसको भी जो है एक लोटा या एक गिलास अनाज जो है उसको दे दिया।
अब हर किसान देगा? एक तो नहीं देगा। क्या क्वांटिटी थी, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है कि कितना दिया जाता था, ऐसा कुछ अभी तक रिसर्च से उभर कर सामने नहीं आया था। लेकिन पैसे के जगह पर कारीगरों को वर्ष में एक बार जो भी फसल होगा, सभी फसल में उसका भी हिस्सा होता है। नाई है जो बाल, तो बाल फ्री में आके साल भर बनाएगा, लेकिन जब फसल कटेगा तो नाई भी पहुंच जाएगा फसल लेने के लिए, उसको भी देना पड़ेगा। लोहार है, लोहार लोहे का सामान फ्री में बनाएगा पूरे गांव का, लेकिन हर किसान का जब फसल कटेगा तो लोहार पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या? जजमानी प्रथा। बात समझ में आ रही कि नहीं आप? तो ये एक बंद अर्थव्यवस्था था, क्लोज्ड इकोनॉमी। तुर्क लोग जब आए तो इसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि तुर्कों को भी बहुत सारे उत्पादों की जरूरत थी, बहुत सारे औजारों की जरूरत थी, बहुत सारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं की जरूरत थी। तो ये सभी कारीगर गांव में उत्पादन कर रहे थे। तुर्क लोग जब आए तो इनको शहरों में बुलाया गया, तो जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी वो टूट गई। अब शहर में ये लोग आए तो तुर्क लोगों ने इनके साथ जजमानी प्रथा का व्यवहार नहीं किया, बल्कि इनके व्यवसाय का मौद्रीकरण किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ आर्ट किया, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट किया। यानी उनसे जो उत्पादित वस्तुएं ली गई उसके बदले में उसको टंका और जीतर के रूप में मुद्रा दिया। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था क्या हुई? मौद्रीकृत हुई और गतिशील हुई। बात समझ आ रही? अब समाज में क्या प्रभाव पड़ा? तो समाज में ये वर्ग जो था शिल्पियों का, ये उपेक्षित था। इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता। जब शहरों में ये आए तो इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार समाप्त हो गया। तो इस तरीके से एक सोशल हार्मोनी या सामाजिक समानता की स्थापना हुई। तो तुर्कों के आगमन को शहरी क्रांति सिर्फ उनके शहर में निवास करने के कारण नहीं कहा जाता है, बल्कि निवास करने के कारण भारत के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के कारण इसको हम लोग बोलते हैं शहरी क्रांति। अब समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो इस शहरी क्रांति का प्रभाव जो है वो शिल्पकार पर भी पड़ा। शिल्पकार समझ रहे हैं ना? कारीगर, ये जो सामान का निर्माण करता है। और दो प्रकार के शिल्पकारों का उदय हुआ। दो प्रकार के शिल्पकारों का उदय। उसमें एक शिल्पकार जो थे उनको कहा गया ग्रामीण शिल्पकार, ग्रामीण शिल्पकार, और दूसरा को कहा गया शहरी शिल्पकार। ठीक है ना साहब? अब जहां तक ग्रामीण शिल्पकार का प्रश्न है, तो इनकी स्थिति ग्रामीण शिल्पकार की पूर्वत रही। पूर्वत स्थिति का मतलब क्या हुआ कि जो जजमानी प्रथा पे ये काम करते थे उसी प्रथा पे काम करते रहे। तो यही वजह है कि आज भी गांव में बहुत सारे क्षेत्रों में आपको जजमानी प्रथा मिल जाएगा। ठीक है? हमको अपने बचपन की बात याद है कि हम लोग बाल बनाने जाते थे, सैलून था, तो हम लोग जब बाल बनाते थे तो सैलून वाला आदमी जो है,
जो बार्बर था वो पैसा हम लोग से नहीं लेता था, पैसा हम लोग से नहीं लेता था, बाल बना के चले आए। तो हम समझते थे कि मेरे दादा जो है दे दिया करते थे, लेकिन देखते थे क्या कि वो महीना में एक आध बार चल, हम लोग तो किसान नहीं थे, मैंने हम लोग का खेत नहीं था गांव में, तो महीना में एक आध बार चला आता था। तो हम लोग का दुकान हुआ करता था बीड़ी, तो वो सब जो है, तो बीड़ी तो खाली लेगा नहीं, तो बहुत सारे सामान मिलते, साबुन ये सब, तो सब थोक भाव से हम लोग के घर में रहता था। तो वो हमारी दादी जो है एक एक पीस निकाल के उसको देती। फिर कोई पर्व त्योहार आता था तो उसमें हक के साथ आता था, और उसमें क्या साहब, तो उसमें बाज़ाब्ते तौर पे पर्व में उसको कपड़ा उसके पूरे परिवार का, 4 परिवार थे उन लोग, 4 परिवार का, और 40-40 किलो अनाज उसका बंधा होता, नहीं पूरा बोड़ा लेकर करके वो जाते थे हम लोगों के यहाँ से। जो लोग किसान होते थे बहुत सारे लोग पैसा दे के बनाते थे, क्योंकि उस समय से अर्धमौद्रीकरण और अर्ध जजमानी प्रथा हमारे गांव में प्रचलित, यानी पूर्ण जजमानी प्रथा नहीं। लेकिन अब जब हम अपने गांव में जाते हैं तो वो प्रथा पूरी तरीके से बंद हो गई, अब जजमानी प्रथा नहीं। लेकिन फिर भी जो हिंटरलैंड है, जो दूरवर्ती क्षेत्र है गांव, वहां अभी भी जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जजमानी प्रथा है। ये मेरी कहानी है। तो ये इसलिए है कि तुर्क लोग आए भी तो गांवों के कारीगरों की स्थिति वही पूर्ववत बनी रही। परिवर्तन किस में होता है, तो शहरी शिल्पकार, और शहरी शिल्पकार भी 2 वर्गों में बटे थे, ये भी एक नहीं थे बल्कि 2 वर्ग में विभाजित। इसमें एक वर्ग जो था वो राज दरबार से जुड़ा हुआ, और दूसरा जो था वो स्वतंत्र था, इंडिपेंडेंट था शिल्पकार। अब जो राज दरबार से जुड़ा हुआ शिल्पकार था उसको औजार प्लस कच्चा माल प्लस स्थान राज द्वारा प्रदान किया जाता है। और वेतन पर काम करता था। और इसके लिए बजाते तौर पे अधीक्षक एवं निरीक्षक नियुक्त। तो तुर्कों ने शहर में कलाकारों को बुला करके दरबारी कलाकार क्यों बनाया, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो तुर्क लोग सिर्फ अकेले नहीं थे, बल्कि जो सुल्तान था उसका पूरा परिवार होता था। परिवार में किसी के सुल्तान के परिवार में 500, 1000, 2000 इस तरह की संख्या होती, और उसका हरम होता था। हरम माने जहां औरतें रहती थी, तो औरतों की संख्या 1-2 नहीं होती थी, जितनी बीवियां होती थी हर बीवियां की नौकरानी, बच्चे जो है उनकी बीवियां उनकी नौकरानी, और ये सब के देख रेख के लिए बजाते तौर पे अधिकारी होता था। फिर फौज भी साथ में रहती थी, तो उस फौज का भी एक विशाल संख्या था, फौज खुद था, फौज के भी परिवार। तो कहने का अर्थ यह है कि जहां पर सुल्तान रह रहा है या जहां पर इक्तादार रह रहा है, वहां पर तुर्क और उससे जुड़े हुए लोगों की संख्या लाखों में। इसका मतलब लाखों लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती, शिल्प आवश्यकता की पूर्ति।
तो इसलिए सुल्तानों ने जो है या इक़्तिदारों ने जो है वो बजाते तौर पे अपने अपने क्षेत्रों में कारखानों का निर्माण कराया, निर्माणशालाओं का निर्माण करवाया और उसमें जितनी आवश्यक की वस्तुएं थी वो सब इन कारीगरों द्वारा बनाया जाता था। और चूंकि उपभोक्ता निर्धारित थे कि इतना एकदम उपभोग हो जाएगा, बाजार की कमी नहीं थी, तो इसीलिए उसी के अनुपात में जो है कारीगर रखे जाते थे, तो उसका निर्माण होता था, उसकी बिक्री भी हो जाती थी और इस अनुपात में जो तय किया जाता था मेहनताना या उसका वेतन, वो इनको मिल जाएगा, यानी दरबार में रहने वाले शिल्पकारों। और इसके लिए बजाते तौर पे एक डिपार्टमेंट था, मुगलों में इसको दीवाने बयूतात कहते थे, और इसमें अधीक्षक होता था, निरीक्षक होता था, इसका काम ही होता था किसी पूरी देखभाल। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तो कारखानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। इतना बड़ा कारखाना लगा दिया फिरोज शाह तुगलक ने कि उसमें कारीगरों की संख्या जब घट गई तो अपने दासों को कारीगर के रूप में नियुक्त करा और लगभग 1,80,000 उसके दास थे। सबको ट्रेनिंग दे करके दासों को कारीगर बनवाया उसने। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो तुर्क कारखाने थे, जो सरकारी कारखाने थे, उसमें अब उत्पादन जो है सिर्फ राज परिवार के लिए या प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए नहीं होने लगा, बल्कि बाजार में बिक्री के लिए। तो इस प्रकार से इनके राज दरबार से जो जुड़े हुए कारीगर थे, उनकी स्थिति काफी समृद्ध, वो काफी अच्छे स्थिति में थे। क्यों? क्योंकि उनको वेतन या उनकी आय कम होने की संभावना नहीं रहती। जो आय था वो फिक्स था और उस आय में वो अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जो स्वतंत्र शिल्पकार थे, इनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं। अच्छी क्यों नहीं थी? कि क्योंकि इनका आय जो है निश्चित नहीं। सामान बिका तभी ये बनाएंगे, सामान नहीं बिका तो नहीं बनाएंगे। अब इनका सामान बिकता कैसे था? तो जो नोबल क्लास थे, यानी गैर तुर्क, बहुत सारे राजे रजवाड़ों का रियासत अभी भी था, तो उनको भी चाहिए था, या उनके सामंतों को चाहिए था, उप सामंतों को चाहिए था। तो अब ये सर्टेन नहीं था कि ये सब लोग लेंगे। सामान बना बिक गया तब इनकी स्थिति अच्छी, सामान बना नहीं बिका तब इनकी स्थिति बुरी। तो इस प्रकार से तुलनात्मक रूप से अगर हम लोग देखें तो दरबारी शिल्पकार थे, उसकी स्थिति में स्वतंत्र शिल्पकार की स्थिति काफी दयनीय। खैर जो भी इतनी दयनीय नहीं थी कि व्यवसाय का परित्याग कर। बहुत सारे समयों में इतिहास में ये दृष्टांत मिलता है कि बहुत सारे शिल्पकारों ने अपने व्यवसाय को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि आय की एकदम न्यूनतम संभावना विस्मार। तो वैसी स्वतंत्र कलाकारों के साथ नहीं। हाँ, कंपैरेटिव हम करते हैं अगर दरबारी से और तो दरबारी शिल्पकार जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ थे आय के मामले में बनिस्बत स्वतंत्र कला से। तो इससे भी एक बात साबित होती है कि जानकारी के स्रोत नहीं रहने के बावजूद भी आज़ादी के बाद दिल्ली सल्तनत के कृषकों और शिल्पकारों के बारे में जो जानकारी हमसे मिलती है, वो पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आगमन से पूर्व जो भारत की स्थिति किसानों और शिल्पकारों की थी वो काफ़ी मजबूत थी, काफ़ी अच्छी थी। और अंग्रेज़ों ने इन सभी पूर्व की व्यवस्थाओं को जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप धराशायी कर दिया और ये सारे शिल्पकार और कारीगर जो है वो विस्थापित। तो इस कंटेक्स्ट में दिल्ली सल्तनत के काल में हम कृषकों और शिल्पकारों की स्थिति को समझते हैं। यदि आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वितरित कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी वीडियो बने तो आप तक आसानी से पहुंचे। थैंक यू।